Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. तो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं. हम लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में स्टेप नंबर 2 स्टार्ट किया था. सिंस इट बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गया मैंने लेक्चर अपलोड करके, तो एक बार जो है ना रिवीजन कर लेते हैं किस चीज़ का हमने क्या क्या किया था 115 में. तो 115 इज नथिंग बट 115 रेवेन्यू रिकग्निशन के रिलेटेड बात करता है, बरोबर. रेवेन्यू रिकग्निशन. अब जब रेवेन्यू रिकग्निशन की बात आ गया तो फिर किसके अगेंस्ट? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का जो रेवेन्यू है, यानी क्या कस्टमर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होगा वो रिकग्निशन करेंगे हम. कौन करेगा? एंटिटी करेगा. कौन? एंटिटी जिसको 115 अप्लीकेबल होगा. ओके सर. तो कस्टमर का जो भी कस्टमर के रिलेटेड जो रेवेन्यू होगा वही करेंगे हम. अगर इंटर एंटिटी है, इंटर एंटिटी इन द सेंस एक बड़ा सा बिजनेस है और दूसरा बड़ा सा बिजनेस है, इन दोनों के बीच में कोई भी स्टॉक्स ट्रांसफर्स हो रहे हैं या फिर एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, तो फिर इन दैट केस यहाँ पे 115 अप्लीकेबल नहीं होगा. द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो कौन होना चाहिए? कस्टमर होना चाहिए. ओके सो देन उसके बाद ये जो है डिविडेंड्स को अप्लीकेबल नहीं होगा. फिर इंड AS 16 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ PPE है, तो फिर उसको अप्लीकेबल नहीं होगा. और उसके बाद 40 को अप्लीकेबल नहीं होगा. अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ PPE, ये वाला जो है ना सेल ऑफ PPE कब लगेगा? जब मेरा जो है ना एसेट इज क्लासिफाइड एज एन, जो भी PPE है इज क्लासिफाइड एज एन एसेट. मेरे बिजनेस में एसेट क्लासिफाइड था, अब उसको बेच रहा हूँ, तब जाके वो उसके ऊपर इंडिया 16 लगेगा. समझो यहाँ पे मेरा बिजनेस ही है क्या? PPE को बेचना. PPE को बेचना इन द सेंस मेरा बिजनेस ही है कुछ मशीनरी बेचना, तो उस केस में क्या मानेंगे हम? 115 मानेंगे. ठीक है, उस केस में 115 आएगा. बट इन केस समझो मेरा कोई बिजनेस में मशीन यूज हो रहा था विच इज नॉट अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसको मैं बेच रहा हूँ, इन दैट केस यहाँ पे इंडेस 115 नहीं लगेगा, इंडेस 16 लगेगा. समझ रहे हो? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. देन हम आए थे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज 5 स्टेप मॉडल. अब 5 स्टेप मॉडल में क्या देखेंगे? 5 स्टेप तो तुम्हें याद होना ही चाहिए. क्या 5 स्टेप है? सबसे पहला आइडेंटिफाई करो कस्टमर को, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी आइडेंटिफाई करो. ये हमने पहले स्टेप किया था. सेकंड स्टेप किया था आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो, यानी क्या? इसका स्टेप नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था कि एंटिटी के पास कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है वो आइडेंटिफाई करना था. थर्ड, ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमाइन करना है. अब ट्रांजेक्शन प्राइस में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वेरिएबल कंसिडरेशन, फिक्स कंसिडरेशन, फिर नॉन कैश कंसिडरेशन, ये सब पढ़ेंगे हम. फिर उसके बाद अलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. अब देखो, ट्रांजेक्शन प्राइस को हमने डिटरमाइन किया है, समझो 100 रुपया है और मेरे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. तो उस केस में यहाँ पे 100 रुपये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को बाइफरकेट होगा. बाइफरकेट इन द सेंस अलोकेट होगा. तो वो हम सीखेंगे स्टेप नंबर 4 में. एंड फाइनली वी विल रिकग्नाइज द रेवेन्यू. दिस आर 5 स्टेप्स. तो 5 स्टेप्स याद होना चाहिए, ध्यान में रखो. देन उसके बाद स्टेप नंबर 1 स्टार्ट किया था. अब स्टेप नंबर 1 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ये जो है हमारा इनिशियल पार्ट है, तो इससे कोई क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है. एक MCQ आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली. तो पहले क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स. सिंपली यहाँ पे मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है, यानी क्या? कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. अब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, क्या कैसे आप पहचानेंगे सर? 5 कंडीशन है अपने पास. 5 कंडीशंस क्या है? सबसे पहले देखो कि दोनों पार्टी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल दिया है कि नहीं. बरोबर. दोनों पार्टी यानी क्या? जो भी बिजनेस है और द कस्टमर है, और ये दोनों पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना अप्रूवल दिए नहीं, वो देख लो. फिर उसके बाद दोनों पार्टीज का राइट्स आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज. अब राइट इन द सेंस, अब जो भी कस्टमर है, कस्टमर हैज द राइट टू रिसीव द गुड्स. बरोबर. और एंटिटी इन द सेंस जो बिजनेस है, बिजनेस हैज द राइट टू रिसीव द कंसिडरेशन अगेंस्ट द गुड्स ट्रांसफर. वो राइट्स एस्टेब्लिश हुए या नहीं वो चेक कर लो. देन उसके बाद पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड है या नहीं. फिर उसके बाद फिर कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं. कमर्शियल सब्सटेंस इन द सेंस यानी क्या? हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अब उसमें कमर्शियल सब्सटेंस इन द सेंस पैसा इन्वॉल्व है या नहीं. मेनली ऐसा ही बोल सकते हैं, पैसा इन्वॉल्व है या नहीं. फोकट में दे रहा है क्या? नहीं. तो फिर पैसा इन्वॉल्व है, देन इन दैट केस कमर्शियल सब्सटेंस है. और उसके बाद जो कलेक्शन है कस्टमर के साथ, अब गुड्स तो ट्रांसफर कर लिया बट उस पैसे जो है ना वो मुझे मिलने वाला है, ऐसा एक कंफर्ट जोन एंटिटी के पास है या नहीं. ये जब 5 कंडीशंस फुलफिल हो गया, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है. और कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ूंगा विद स्टेप नंबर 2. समझो सर इसमें से कोई भी स्टेप अगर क्या बोलते हैं, कोई भी स्टेप यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, देन इन दैट केस क्या होगा? देन इन दैट केस यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और स्टेप नंबर 2 में नहीं जाएंगे. सिंपल. फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूसली असेस करते रहो.
कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेप्स जो है ना, जो 5 स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स नहीं, 5 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। अगर फुलफिल जब भी होगा तब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़े थे, हमने आगे बढ़ा था और देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, सुन लो। कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? सिंपल है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अभी समझो मैं एंटिटी हूँ, एक कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया था आई गेस। कंस्ट्रक्शन के एग्जांपल्स में मैं गया, मैं एंटिटी हूँ, कंस्ट्रक्शन करने वाला कंपनी हो, और मेरे पास कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला एक रो हाउस बिल्ड करना है। मैंने बोला ठीक है कर दूंगा। तो वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद आया और बोला कि और 2 रो हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। बट यहाँ पे एक सिंगल टाइम में तो नेगोशिएशन नहीं हुआ, बरोबर। बट क्या बोल रहा है, तुम्हें तो ऑलरेडी मैं एक रो हाउस दिया है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी एक रो हाउस दिया है, तो फिर और 2 रो हाउस जो दूंगा वो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में कंस्ट्रक्शन करके चाहिए। तो तुम बताओ, द प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर, प्राइस डिपेंडेंट है ऑन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दैट केस ये तीनों को हम कंबाइन कर सकते हैं और सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं, ठीक है। या फिर समझो वो कस्टमर आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे 5 रो हाउसेज बनाना है, 5 रो हाउसेज बनाना है, और पांचों का अलग मतलब बनेगा अलग अलग ही, बट मुझे डिलीवरी एक ही टाइम में चाहिए, नेगोशिएशन एक ही टाइम में हो रहा है। देन इन दैट केस ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्म देखा था। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिंग नथिंग बट कि हमारा जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना है। अब इसमें सिंपली ऐसा बोलूँ मैं, अगर किसी के पास भी राइट है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। सिंपल सी बात। अगर मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ विद द कस्टमर एंड कस्टमर और मुझे, मेरे दोनों के ऊपर पेनल्टी रहेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। तो पेनल्टी इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर टर्मिनेशन क्लॉज जो है, टर्मिनेशन क्लॉज इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कि अगर टर्मिनेट करेंगे तो तुम्हारे ऊपर हैवी पेनल्टी बैठेगा, तो फिर इन दैट केस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने के लिए? समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं और कस्टमर, कोई भी कस्टमर बिजनेस में आए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद बोला कि 6 मंथ्स तक अगर कोई भी टर्मिनेट करेगा तो फिर उसको 50,000 का पेनल्टी बैठेगा। तो यहाँ पे 6 मंथ्स तक ही है पेनल्टी, उसके बाद नहीं है, तो फिर 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मानेंगे। चलो, देन कम्स द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब यहाँ पे मैंने बताया था 3 चीजें नॉर्मली सोचना चाहिए, मतलब 3 चीजें देखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट चेंज मॉडिफिकेशन कब आएगा? कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन जब स्कोप इंक्रीज हो गया या प्राइस इंक्रीज हो गया या दोनों भी इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो पहले चीज मैंने बताया था, इसको मानो, मतलब जो भी मॉडिफिकेशन है उसको मानो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे? तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए मानेंगे जब कोई भी गुड ऐड होता है, गुड्स या सर्विसेज विच इज डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब यानी बताया था मैंने कि विच कैन बी यूज्ड इजीली। अभी समझो मेरे पास माइक है, समझो फॉर एग्जांपल माइक है, कोई भी एक माइक है। अब ये जो माइक है, ये माइक को मैं क्या कर सकता हूँ, ये डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ क्या? यस, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, या विथ रेडली अवेलेबल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं क्या? अब इसको मैं डायरेक्टली मोबाइल को कनेक्ट करके यूज कर सकता हूँ, लैपटॉप को कनेक्ट करके यूज कर सकता हूँ। दिस इज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट गुड, राइट। तो ये डिस्टिंक्ट गुड है, तो फिर इन दैट केस क्या करेंगे, हम इसको एक डिस्टिंक्ट गुड मानेंगे, और ये डिस्टिंक्ट गुड ऐड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में ऐड हो रहा है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस यानी से हम उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो रहा है, तब वो जो है ना वो सेपरेटली मार्केट में बेच सकता हूँ, राइट। सेपरेटली मार्केट में बेच रहा हूँ और उसका स्पेसिफिक प्राइस डिटरमाइंड है, तो फिर उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अगर ऐसा चीज है, डिस्टिंक्ट गुड ऐड हो रहा है और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में ऐड हो रहा है, इसको क्या मानेंगे? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। इसका हमने क्वेश्चंस भी किया था, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे वो क्या था, हम न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करेंगे बट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में नहीं करेंगे। समझ रहे हो? न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करेंगे बट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस में नहीं करेंगे। तो उस केस में हम क्या कर बोलते हैं उसको, अकाउंट फॉर प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो मेरा कुछ, समझो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या दिया था लास्ट लेक्चर में मैंने, जिम के सर्विसेज समझ लो। जिम को जाता हो तो फिर जो जिम और जो कस्टमर है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट समझ लो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जिम जो है वो कंटिन्यूसली जाता रहता है, ठीक है, और पीरियड क्या है, 8 मंथ्स का है समझो फॉर एग्जांपल। तो जब 8 मंथ्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर कर लिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, 3 महीने के बाद क्या बोल रहा है कि मैं तो और थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, और 4 महीने के लिए एक्सटेंड करना चाहता हूँ, और 12 मंथ्स का पीरियड करना चाहता हूँ। बट ये जो इंक्रीज है, 12 मंथ्स का जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए। या फिर समझो इंक्रीज नहीं करना है, 8 मंथ्स का ही है, बट वो फ्रॉम मतलब पहले इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1000 रुपीज का, अब 3 महीने होने के बाद कंटिन्यूसली 4th मंथ में बोल रहा हूँ कि मुझे 800 में ही चाहिए, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में आ रहा है 800, और कोई न्यू डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड नहीं हो रहे।
बरोबर। न्यू डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड नहीं हो रहा है, बट ये डिस्काउंटेड प्राइस में आ रहा है, समझ रहे हो? तो फिर इन दैट केस इसको प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करेंगे, पिछले जो ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर किया है उसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल चाहो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। देन उसके बाद रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगर समझो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ऐड नहीं हो रहा है, वो जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहा है बट डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट इन द सेंस यानी क्या? वो डिफरेंट क्लासीफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे माइक को किया था, यहाँ पे मोबाइल फोन्स को कर सकते हैं या कैलकुलेटर को कर सकते हैं, वैसा डिस्टिंक्टली हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस अकाउंट करेंगे। क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस का इसका एक एग्जाम्पल दिया था, आई गेस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ये देखो एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे मैंने, जिसमें बोला था कि एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाना है, कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 100 लेबर आवर्स लगेंगे। तो इनिशियली वी डिटरमाइन दैट 100 लेबर आवर्स लगेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया? आफ्टर 50 आवर्स, 50 आवर्स होने के बाद हमने क्या डिटरमाइन किया? और एडिशनल 20 आवर्स लगेंगे, और वो एडिशनल 20 आवर्स के लिए 150 रुपीज़ एडिशनल लगेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे होल की सिनेरियो समझ रहा है? पीपी लिमिटेड है और चिंटू है। चिंटू ने कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा है, पीपी ने क्या बोला? 100 लेबर आवर्स लगेगा। जब 100 लेबर आवर्स लगेगा तो फिर इन दैट केस पहले तो 200 के बेसिस में हमने रिकग्नाइज कर लिया, मतलब 20,000 का मेरा रेवेन्यू होगा। अब क्या हुआ आगे जाके? 50 आवर्स होने के बाद 50 आवर्स इंटू 200, 10,000 नहीं, 1,000 या 10,000, 1,000 का ऑलरेडी हमने रिकग्नाइज कर लिया। 50 आवर्स इंटू 200। अच्छा ठीक है, चलो आगे दिखता हो। फिर उसके बाद क्या बोले हैं? 50 आवर्स होने के बाद बोले कि कस्टमाइज करना होगा, यानी क्या? 20 आवर्स एडिशनल और लगेंगे कस्टमाइजेशन के लिए, एडिशनल कस्टमाइजेशन के लिए। तो वो 150 के रेट से आएगा। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो जो एडिशनल मतलब एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस होगा या कस्टमाइजेशन होगा, वो क्या है? वो डिस्टिंग गुड्स तो नहीं है, वो मतलब एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसी में ऐड कर रहे हैं। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? यहाँ पे मानेंगे इट इज़ अ नॉट अ क्या बोलते हैं, डिस्टिंग गुड नहीं है। तो फिर इस केस में हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करेंगे। अब क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट यानी क्या है? पहले तो डिटरमाइन कर लो तुम्हारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। अंडरस्टैंड करो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, ये इतना है। ओके, एवरेज रेट निकाल लो कितना होगा, और ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड रेवेन्यू कितना है? ऑलरेडी 50 आवर्स चला गया 200 के रेट से, तो 10,000 का मेरा रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज था, बट 50 आवर्स इंटू 192 के रेट से रिकग्नाइज करना था आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो 9,600 होना चाहिए था, बट हुआ कितना? 100। तो 400 को रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिवर्स कर दो। ठीक है, रेवेन्यू रिवर्स कर देंगे 400 का। तो इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। फिर हम आ गए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में मैंने सिंपली इतना ही बताया था। क्या बताया था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब कितना की क्वांटिटी कैसे पता करें कितना है? समझो मैं एक सिंगल, समझो फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल बेचता हूँ, तो सिर्फ मोबाइल ही बेच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मोबाइल ही बेच रहा हूँ। तो मोबाइल जब बेच रहा हूँ, जब मोबाइल बेचूंगा तो फिर दिस इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्यों? सिर्फ मोबाइल बेच रहा हूँ। ठीक है, दिस इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मोबाइल बेच रहा हूँ। अब समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। जस्ट अ मिनट, मेरे पास क्या है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। अब जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, देन इन दैट केस मैं समझो ये मोबाइल के साथ साथ में माइक भी साथ में दे रहा हूँ, कॉम्बो ऑफर, 150 रुपए में दो चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है। अब यहाँ पे चेक करना है, मैं तो कॉम्बिनेशन करके भेज रहा हूँ, मतलब कंबाइन करके भेज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्काउंट देना है और फटाफट मुझे सेल क्लियरेंस करना है। बट यहाँ पे एज पर 115 के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? कि ये दोनों जो है ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं। ठीक है, क्या चेक करना होगा? वेदर दिस इज आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और नॉट। अब वो कैसे चेक करेंगे? तो हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा वेदर इट इज अ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज है या नहीं। तो उसके लिए हम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये वाला जो डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, राइट। अब ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन क्या था? कि जो भी लेगा, जो भी गुड्स है, वो गुड्स का कस्टमर या तो अकेला उसका ये और बेनिफिट ले सकता है, इधर ऑन अलोन और विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन कैन बी यूज्ड अलोन, मतलब मोबाइल फोन को कुछ अटैच करना नहीं होगा, मैं मोबाइल परचेस करूंगा और उसको यूज करूंगा, दिस विल बी अ डिस्टिंक्ट गुड।
जब ये डिस्टिंक्ट गुड है देन इन दैट केस ये जो है डिस्टिंक्ट गुड है, ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये एक डिटरमाइन हुआ। देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे माइक आ गया। अब ये जो माइक है, अब ये जो माइक है, माइक तो आई डोंट थिंक सो कि ये माइक क्या बोलते हैं डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। माइक क्यों यूज कर लेते हैं? माइक इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझे जो है ना साउंड अच्छे आने के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, साउंड बार में यूज़ करने या फिर ऐसा लेक्चर्स रिकॉर्ड करने यूज़ करते हैं, राइट? तो ये अलोन मतलब सिंगली बेनिफिट नहीं ले सकते इसका, बट इसका रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में ले सकते हैं ना, बरोबर? जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया और यूज़ कर लिया, तो रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ यूज़ कर सकता हूँ, तो फिर दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट गुड। क्या मानेंगे इसको? डिस्टिंक्ट गुड। और फिर उसके बाद मानेंगे मतलब दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो अब बताओ, मोबाइल और यहाँ पे आई ये माइक, ये दोनों को साथ में बेच रहा हूँ, तो इसको सब सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं क्या? नहीं, मुझे चेक करने का पड़ेगा, बोला ना 115 के हिसाब से। हाँ, मोबाइल को सेपरेट यूज कर सकते हैं, हाँ माइक को भी यूज कर सकते हैं सेपरेटली विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। दिस विल बी कंसिडर्ड एज टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मान सकते। तो वैसा हम यहाँ पे असेसमेंट करेंगे, वैसा हम यहाँ पे असेसमेंट करेंगे कि कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब ये क्यों कर रहे क्यों है? सिंपली क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेप नंबर 3 में जो है ना हम ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करते हैं, बरोबर? अब जब ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेक करके, और ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज़ अ प्राइस। अब तुम जो कहीं पे जाते हो, कॉम्बो ऑफर देखते हो, राइट? कॉम्बो ऑफर देखते हो, डिस्काउंट देखते हो, तो फिर वो जो है ना, दैट इज नॉट अ कॉम्बो ऑफर और डिस्काउंट ऑफर, उसको प्राइस टैग्ड होता है। बस तुम्हें क्या है, एक सिंगल प्राइस बोलते हैं। समझो शर्ट और पैंट है, और ये शर्ट और पैंट जो है, दैट शर्ट एंड पैंट इज फॉर 800। अब तुम बोलते हो अरे यार 800 में दो शर्ट एंड पैंट आ रहा है और ले लेते हैं, बट यहाँ पे शर्ट का अलग प्राइस होता है, पैंट का अलग प्राइस होता है, और यहाँ पे ये दो टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। अब ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 2 वाज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर द कस्टमर ईदर गुड्स और सर्विसेज और अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज द डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होना चाहिए। द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज डिस्टिंक्ट series of distinct goods or services that are substantially the same and have the same pattern of transfer at the customer। ये हम आगे आगे करेंगे, अभी करेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाले पॉइंट में थे हम। ओके, तो लास्ट लेक्चर में भी यही पॉइंट में मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाया था, राइट? होप सो दिस इज अंडरस्टूड। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज इज वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, कि ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज कुछ नहीं है। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेंस, इसका जो है ना सिंगल मतलब सेपरेट यूज है इसका। समझो इसका एक और एग्जांपल शायद से मैंने दिया था क्लास में, एक वाटर फिल्टर और सर्विस मेंटेनेंस का। ठीक है, वाटर फिल्टर और सर्विस मेंटेनेंस का एग्जांपल दिया था। समझो ये वाटर फिल्टर एंड सर्विस मेंटेनेंस, तुमको तो लगता होगा कि सर ये दोनों एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने, बिल्कुल भी नहीं। जब वाटर फिल्टर परचेज करते हो, व्हेन यू परचेज द वाटर फिल्टर, व्हाट यू डू, वाटर फिल्टर ले लेते हैं और उसके साथ साथ में बोलते हैं सर यहाँ पे ना वाटर फिल्टर के साथ हमारे पास ऑफर चल रहा। क्या ऑफर? हमारे पास ना सर तुम्हारे को 1 साल का जो है ना सर्विस मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सर्विस मिल जाएगा। तो तुम बोलते हो अच्छा ये प्राइस में ही मिलेगा? यस, मिल जाएगा यही प्राइस में, तुम ले लेते हो, बरोबर? यही होता है नॉर्मली कस्टमर्स के साथ। तो अब ये जो वाटर फिल्टर है उसको तो तुरंत परचेस करते हैं, तुरंत परचेस कर लेते हैं, राइट? एंटिटी से कस्टमर तुरंत परचेस कर लेता है और इंस्टॉलेशन करवा लेता है। ठीक है, अब जब इंस्टॉलेशन करवाएगा वो 12 मंथ्स के लिए यूज करेगा। तुम बताओ क्या ये विदाउट सर्विस मेंटेनेंस यूज कर सकता है क्या? विदाउट सर्विस मेंटेनेंस, बिल्कुल भी विदाउट एनी डिपेंडेंसीज यूज कर सकता है क्या? बिल्कुल भी यूज कर सकता है ना, बरोबर? क्या है, उसको एक पानी का ये अटैच करना है, पानी का मतलब क्या बोलते हैं, एक कनेक्शन देना है पानी से, नल से कनेक्शन दे दो फिल्टर को तो फिर फिल्टर चल जाएगा, बरोबर? दिस कैन बी यूज्ड independently without any dependencies, water filter। yes, यस सर, फिल्टर वाटर फिल्टर वैसे यूज कर सकते हैं। तो सर्विस मेंटेनेंस का क्या है? सर्विस मेंटेनेंस का क्या होगा? अब क्या है, सर्विस मेंटेनेंस इज नॉट रेडिली यूज, मतलब रेडिली यूज्ड इन द सेंस वो अकेले में यूज नहीं कर सकते सर्विस मेंटेनेंस को। ये तो मान जाता हूँ, मतलब जैसे वाटर फिल्टर को यूज करता हूँ ना मैं, कस्टमर वैसे सर्विस मेंटेनेंस को यूज नहीं कर सकता है। बट अपने पास सेकेंड ऑप्शन है, क्या ये रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ यूज कर सकता हूँ क्या? यस, कोई भी वाटर फिल्टर है उसके ऊपर मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ ना सर्विस मेंटेनेंस को, बरोबर? तो इन दिस केस
तुम बोलो वाटर फिल्टर अलग यूज कर सकता हो, सर्विस मेंटेनेंस को अलग यूज कर सकते हो, देन इन दैट केस वी कैन से दैट दिस बोथ आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। क्या है ये? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसका रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करना है वो बताता हूं मैं। पहले तुम ये जो है ना सेपरेट मतलब दो चीजों को सेपरेट कैसे करना है वो सीख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यू में आता है और हर एक क्वेश्चन में मे बी जो क्वेश्चंस करेंगे 115 में उसमें इसमें थोड़ा छोटा मतलब छोटा सा झलक तो होगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू चेक व्हेन एवर यू आर परचे मतलब कोई भी क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में कोई भी ऐसा चीज दिया है, तीन चार चीजें दिए हैं और ये चारों चीजें इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, पहले तो। सेकेंड थिंग, ईच गुड इज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट गुड। ठीक है, तो फिर इन दैट केस वी विल कंसिडर ईच गुड्स हैज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और उसके बाद फर्दर उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कितना प्राइस अलोकेट करना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल। फिर मैंने जियो फाइबर का दिया था, राउटर, इंटरनेट, सेट ऑफ बॉक्स, ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था। होप सो यू गॉट इट। ठीक है, उसके बाद हमने आगे देखा था। अब ये जो है ना ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ स्टेप नंबर 2 के रिलेटेड डिस्कशन। स्टेप नंबर 2 में एक और चीज़ देखा था हमने कि यहाँ पे ऐसे तीन चीज़ें हैं। वी हैव थ्री थिंग्स दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सब डिस्टिंक्ट गुड। यानी समझा नहीं सर? यानी क्या? अब तक तो हम डिस्टिंक्ट गुड्स के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो गुड्स है इसको डिस्टिंक्ट मानेंगे, ये जो गुड्स है इसको डिस्टिंक्ट मानेंगे। बट यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे डिस्टिंक्ट गुड्स तो होते हैं बट उनको हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे ये क्या अच्छी सीन हुआ, समझो सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी आर सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेटिंग दी सर्विसेज। अब सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन यानी क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी मानो और तुम कस्टमर हो। हाँ, तुम कस्टमर्स हो और मैं क्या है कंस्ट्रक्शन कंपनी। तुम आए मेरे पास और बोल रहे हो कि सर मुझे, सर नहीं बोलोगे ना, तब सर थोड़ी बोलेंगे, तब बोलोगे कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन करवाना है। तुम तो कस्टमर हो, तुम तो डिमांडिंग पोजीशन में होगे, मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली चीज समझो, मुझे कंस्ट्रक्शन करना मतलब तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन में एक तो सबसे पहले या ये फाउंडेशन आएगा, फाउंडेशन इन द सेंस जो हम नीचे ये क्या बोलते हैं फाउंडेशन लगाता है बिल्डिंग के लिए। ठीक है, फ्रेमिंग आएगा, आर्किटेक्चरिंग आएगा, राइट, मतलब डिज़ाइन करना, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आएगा। देन उसके बाद उसमें प्लम्बिंग आएगा, टाइलिंग आएगा, टाइल्स लगाना आएगा, फिर उसके बाद क्या पेंटिंग आएगा, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे समझो प्लम्बिंग की बात करूँ मैं। अब जब प्लम्बिंग की बात करूँ तो क्या प्लम्बिंग हम डायरेक्टली किसी दूसरे घर में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, मतलब कोई भी दूसरा घर है, मतलब कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है जो ऑलरेडी बना है और वहाँ पे जाके प्लम्बिंग करना हो तो कर सकते हैं ना। दैट इज़ अ डिस्टिंक्ट सर्विसेज। समझो टाइल्स चेंज करना है तो कहीं भी टाइल्स चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिस्टिंक्ट सर्विसेज। बट यहाँ पे हम व्हाट वी आर डूइंग हियर इज दैट वी आर इंटीग्रेटिंग ऑल दिस, मतलब सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट करके एक सिंगल आउटपुट दूंगा, मतलब दे दूंगा तुमको मैं। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? मैं क्या करूँगा, फ्रेमिंग भी मैं ही करूँगा, फिर आर्किटेक्चर भी मैं ही करूँगा, मतलब मेरे ही लोग करेंगे, फिर उसके बाद टाइलिंग, प्लम्बिंग वगैरह सब कुछ मेरी तरफ से ही होगा। बरोबर, एज एन एंटिटी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, यानी टाइल्स को, टाइल्स लगाना सबको। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि कस्टमर को एक सिंगल आउटपुट चाहिए। क्या? बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग एक सिंगल आउटपुट चाहिए। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि ये टाइल्स कहाँ से हो रहा है, मतलब फर्क नहीं पड़ता इन द सेंस ये अच्छा, जब तक अच्छा होगा, जब तक अच्छा होगा सर्विसेज तब तक फर्क नहीं पड़ता। सिंपली आई एम से दैट कि यहाँ पे कस्टमर को एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए आउटपुट। तो फिर इन दैट केस ये जब सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन हो रहा है सारी चीज़ों को, तो हम इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे, हम इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, चलो इसका एक और एग्जांपल दिया था। एक क्या बोलते हैं इसका, समझो आरओ प्लांट बिल्ड करना है। आरओ प्लांट, अब जब आरओ प्लांट बिल्ड करना है मुझे, तो फिर इन दैट केस समझो सारे जो चीज़ें मशीनरी, फिर उसके बाद उसका डिज़ाइन, फिर उसके बाद उसका प्लेस वगैरह सब कुछ मैं ही डिटरमाइन करूंगा ना। बरोबर, तो ये तो अलग अलग है, प्लेस डिटरमाइन करना, आर्किटेक्चरिंग अलग काम है, फिर उसके बाद उसका जो है ना डिज़ाइन बनाना अलग काम है, कंस्ट्रक्शन अलग काम है। बट इसको क्या कर रहे हो, एक सिंगल आउटपुट में देना है मुझे आरओ प्लांट। इन दी एंड आरओ प्लांट देना है मुझे, दैट विल बी कंसिडर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आएगा। ओके, देन कम्स दी नो सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन। किस सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन अगर किया, मतलब सिंपली अगर बोलूँ मैं,
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन हो रहा है, तो इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था, मैंने क्लासेस का दिया था। अगर तुमको बोर हो रहा है तो फिर आगे बढ़ सकते हो लेक्चर में, ठीक है। ये सिर्फ मैं कनेक्शन लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम हुआ है लेक्चर्स करके। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन, या मतलब सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, यहाँ पे क्लासेस का एग्जांपल दिया था। मैंने क्लासेस का क्या एग्जांपल दिया था, अगर तुम क्लासेस परचेस करते हो कोई भी फैकल्टी से, तो एक रियो करके ऐप आता है, बरोबर। और वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जनरल सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी टीचर। उनमें क्या है, उनका जो है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब जो भी वीडियो है उसको एनक्रिप्ट करते हैं और वो एनक्रिप्शन फॉर्मेट तुम अगर रियो ऐप में प्ले करोगे तो प्ले हो जाएगा। दिस इज द जनरल सॉफ्टवेयर। अगर समझो मुझे क्या है, मैं बोल रहा हूँ रियो यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, रियो ऐप ही यूज करूंगा, बट वो मेरे हिसाब से कस्टमाइज चाहिए। यानी क्या, मेरा फोटो आना चाहिए, ठीक है। ऐसा इंट्रोडक्शन में जो है ना, इंट्रोडक्शन ऐप ओपन होते ही मेरा एक लोगो आना चाहिए। ये क्या है, सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन कर रहा हो एज पर माय एनवायरनमेंट, मतलब मेरे हिसाब से वो कस्टमाइजेशन हो रहा है। देन इन दैट केस, अगर ऐसा कस्टमाइजेशन हो रहा है टू एनी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोडक्ट, देन इन दैट केस उसको हम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट गुड, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन वगैरह कुछ नहीं है तो फिर इन दैट केस वी विल कंसिडर इट एज अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। बट अगर कस्टमाइजेशन हो रहा है देन इन दैट केस वी विल कंसिडर इट एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। होप सो यू गॉट इट। देन आता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किया, फिर हाईली इंटरडिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड। अब कोई भी चीज़ें है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है या फिर हाईली इंटर रिलेटेड है। समझो एग्जांपल नंबर 5 लेता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 5 में लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। कूल सर। यहाँ पे कस्टमर है अपना चिंटू भाई। चिंटू भाई अपना सेम है। चिंटू इज अ कस्टमर। जब चिंटू कस्टमर है तो चिंटू को ना एक मॉल बनाना है। चिंटू को क्या बनाना है, मॉल बनाना है। फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे एक रिव्यू दिया था, सर आप लिखने में बहुत टाइम लगाते हो तो थोड़ा फास्ट लिखा करो, तो उसके लिए फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मॉल बनाना है चिंटू को। बट चिंटू ने क्या बोला, चिंटू ने बोला ठीक है तुम मॉल बनाओ, मॉल बनाओ। मॉल कैसा चाहिए मुझे, 5 फ्लोर्स जो है वो पार्किंग का चाहिए, 5 फ्लोर्स पार्किंग का चाहिए, और उसके बाद ऊपर जो है ना वो मॉल बनेगा, अबव 5 फ्लोर्स मॉल्स। बट यहाँ पे चिंटू ने एक और कंडीशन डाला है। क्या कंडीशन है वो, द कंडीशन इज दैट मैं डिजाइन को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। डिजाइन कुड बी चेंज्ड बाय चिंटू, ठीक है, चिंटू एट एनी टाइम। अब एनी टाइम यानी क्या, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद कभी भी चेंज कर सकता है। मतलब यहाँ पे समझो, जब 5 फ्लोर का पार्किंग चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर मॉल बनेगा, ठीक है। तो जो 5 फ्लोर का पार्किंग है उसके हिसाब से मुझे क्या है, जो भी मटेरियल है, मटेरियल इन द सेंस जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सीमेंट हुआ, फिर उसके बाद ब्रिक्स हुए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये लेके आना पड़ेगा, राइट। तो बेस्ड ऑन डिज़ाइन, बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, बेस्ड ऑन द डिज़ाइन बाकी सब होगा, मतलब मटेरियल वगैरह डिटरमाइन हो गए, राइट। अगर समझो यहाँ पे चिंटू उठ के आके बोलता है, उसका मन हो रहा है ये 5 नहीं ये 4 होना चाहिए, तो 4 के हिसाब से मेरा जो मटेरियल परचेजिंग है, मेरा जो प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग इन द सेंस, क्योंकि देखो पार्किंग का स्पेस तो ओपन स्पेस होता है, राइट। पार्किंग के ऊपर का स्पेस मॉल्स होते हैं जिसमें दुकान वगैरह बनाना होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर 4 मॉल बोल, मतलब 4 फ्लोर क्या बोलते हैं पार्किंग अगर करवा दिया और ऊपर जो है 5th फ्लोर से मॉल बना बोल दिया, तो फिर उस केस में मेरा प्लानिंग अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, राइट। मेरा मटेरियल अकॉर्डिंगली चेंज होगा क्योंकि 5th फ्लोर तो ओपन स्पेस नहीं होगा, उसमें मुझे वो पूरा बनाना पड़ेगा दुकान वगैरह, मतलब, ठीक है। तो फिर इन दैट केस यहाँ पे माई कंस्ट्रक्शन पार्ट, माई कंस्ट्रक्शन पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द चिंटूज डिसीजन। चिंटू का डिसीजन के ऊपर है कि मेरा कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। चिंटू अगर बोले कि 5 फ्लोर, तो 5 फ्लोर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान होगा। अगर चिंटू बोलेगा 4 फ्लोर, तो 4 फ्लोर के अकॉर्डिंग प्लानिंग होगा।
राइट। तो फिर यहाँ पे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो फिर इन दोनों को हम क्या मानेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, इसको क्या मानेंगे, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्यों? दिस आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। आज जो बताता हूँ, देखो, हाईली डिपेंडेंट, interdependent and interrelated. It indicates that two or more promises to transfer goods or services are not separately identifiable. Separately identifiable नहीं हो सकता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें अगर चिंटू ने अगर डिज़ाइन चेंज कर दिया, ठीक है, चिंटू थोड़ा साइको है, वो चेंज कर दिया, तो फिर इन दैट केस तो मेरा मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग वगैरह सब कुछ चेंज होगा ना। समझ रहे हो? तो फिर उस केस में ये हाईली डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है और इंटर रिलेटेड भी है, देन इन दैट केस ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके रिलेटेड क्वेश्चन देंगे क्या? आ जाओ देखते हैं। एंड डेफिनेटली इफ यू वांट टू रीड द क्वेश्चन देन यू कैन पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन। चलो, उसके रिलेटेड तो देखेंगे ही, बट उसके साथ साथ में दूसरे क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये एमटीबी कब आया था? 24। अब ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है? मे बी ये जो है ना, इसके साथ साथ में और एक क्वेश्चन मतलब और एक पार्ट ऐड करके 4 मार्क्स का आ सकता है। राइट, चलो देखते हैं। इफ यू वांट यू कैन पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन। टेल्को लिमिटेड enters into 2 years contract, 2 years contract for internet services with customer C। सी, तुम जो सी समझ रहे हो वो नहीं है, कस्टमर सी है ये। कस्टमर ही सी नहीं, कस्टमर सी है, कस्टमर का नाम सी है। तो देखो, टेल्को टी लिमिटेड क्या किया, ये किया 2 years का कॉन्ट्रैक्ट, 2 years का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, किसके साथ? कस्टमर सी, सी के साथ, ठीक है। ऑल्सो बाय a modem and a router from T and obtains the title to the equipment। अच्छा, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंटरनेट सर्विसेज के लिए है, हाँ, इंटरनेट सर्विसेज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ध्यान में रखना, इंटरनेट सर्विसेज के लिए। और सी ने क्या किया, सी होशियार है, हाँ, तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। सी होशियार है और उसने क्या बोला कि मुझे मोडेम और राउटर भी चाहिए, किसी पास से? टी के पास से ही चाहिए। T does not require customers to purchase its modem and router and will provide internet services to the customer using other equipment that is compatible to T's network। तो T भी क्या बोल रहा है, देखो यार, तुम मेरे से परचेस करो या ना करो, मैं इंटरनेट सर्विसेज दूंगा तुमको, बट कौन से? अगर तुम्हारे पास जो भी रेडिली अवेलेबल राउटर्स है या मोडेम्स है उसमें मेरा अगर सपोर्ट करता है इंटरनेट सर्विसेज तो तुम्हें वो दे दूंगा मैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मेरे से परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो तुम बताओ, क्या ये जो मॉडेम है और ये राउटर है, ये हम क्या मानेंगे, ये डिपेंडेंसी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं? यस, देखो आगे बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। देर इज अ सेकेंडरी मार्केट इन विच मॉडेम एंड राउटर्स कैन बी बॉट फॉर सोल्ड फॉर द अमाउंट ग्रेटर देन दी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा बेच सकते हैं। डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर देयर। चलो, अब ये जब क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने आ गया क्वेश्चन, तो कैसा इसको टैकल करें? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट बता रहा हूँ कि माइंडसेट क्या होना चाहिए जब तुम क्वेश्चन पढ़े। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारे पास सिंपल से 3 क्वेश्चन होना चाहिए। क्या इंटरनेट सर्विसेज, मोडेम और राउटर ये तीनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं क्या? ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट मानने के लिए क्या देखते हैं? पहले चीज, एक तो उस इट शुड हैव अ उसका खुद का यूज मतलब उसका इंटरनेट को हम विदाउट एनी डिपेंडेंसीज यूज कर सकते हैं क्या, या फिर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ यूज कर सकते हैं क्या? तो इंटरनेट सर्विसेज जो है ना, इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए इसके लिए एक राउटर चाहिए होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं बोला है कि उसका ही स्पेसिफिक राउटर चाहिए। वो बोल रहा है कोई भी रेडिली अवेलेबल राउटर है तो उसके ऊपर इंटरनेट सर्विसेज दे दूंगा मैं। टी बोल रहा है ना, तो दिस कैन बी यूज्ड विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। यस सर, इसको दिस कैन बी यूज्ड विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, वेल एंड गुड। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेकेंड चीज, मोडेम और राउटर्स, ये बोल रहा है कि ये सब
स्पेसिफिकली मेरे से परचेस करने की जरूरत नहीं है, तो मार्केट में भी परचेस कर सकते हो इसको, कोई भी वेंडर के साथ, मतलब कोई भी वेंडर से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये भी जो है ना, इसको सेपरेट सेपरेट परचेस कर सकता हो, इसको सेपरेट सेपरेट यूज कर सकता हो, राइट। तो फिर इस केस में ईच एंड एवरी गुड, यहाँ पे सर्विसेज, इंटरनेट इज अ सर्विसेज, राउटर इज अ गुड एंड दी मोडेम इज अ गुड। तो फिर ये तीनों अलग अलग मानेंगे डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, देन इन दिस केस वी विल कंसिडर दिस एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, राइट। तो आ जाओ क्या बोल रहा है आंसर, टी कंक्लूड्स दैट मोडेम राउटर आर ईच डिस्टिंक्ट, ये देखो डिस्टिंक्ट बोल रहा है, दैट द अरेंजमेंट इंक्लूड्स थ्री परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 2 में डिस्टिंक्ट के बारे में ही बात करते हैं हम। द मोडेम, द राउटर, द इंटरनेट सर्विसेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इवैल्यूएशन। तो तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है नॉर्मली, इफ वी से, तो तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या क्या है। तो पहला क्राइटेरिया क्या देख रहे हैं, केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, कैन सी बेनिफिट फ्रॉम द मोडेम एंड राउटर ऑन देयर ओन बिकॉज दे कैन बी रीसोल्ड फॉर मोर देन स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं, सिंपली ये हम चेक कर रहे हैं क्राइटेरिया कि केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट है या नहीं। तो बोल रहे हैं कि सी जो है, ये मोडेम और राउटर को ये सेपरेटली सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है, यस। सेकेंड चीज, सी कैन बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेट सर्विसेज इन कंजंक्शन विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज जो है वो रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ भी यूज कर सकता है। हाँ सर, ईदर the modem router are already delivered at the time of contract setup, they could be bought from the alternate retailer vendors or the internet services could be used with the different equipment। मतलब इंटरनेट सिंपली ऐसा बोल रहा है कि मोडेम और राउटर दूसरे से ले सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये केपेबल ऑफ डिस्टिंक्ट है या नहीं, यस सर है। डिस्टिंक्ट विद कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टी डज नॉट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन, हमने पढ़ा था ना, एक तो डिस्टिंक्ट वाला डेफिनेशन पढ़ा था, सेकंड वाला पार्ट 3 पॉइंट्स पढ़े थे, एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी हाईली इंटर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जो भी मेरा मोडेम है, राउटर है, इंटरनेट सर्विसेज है, इसका सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि अलग अलग उसको ले सकते हैं ना हम। सेकेंड, क्या ये सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर रहे ना कस्टमाइज, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो टी कंपनी है वो टी सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, इंटरनेट सर्विसेज, वो उसको कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है। और थर्ड, ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है क्या, नहीं, मोडेम भी अलग से यूज कर सकते हो, उसको बेच सकता हो कभी भी परचेस करके, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे राउटर भी सेम, मतलब ये भी डिस्टिंक्ट है, तो इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, तो वही देखा है यहाँ पे। टी TTT does not provide significant integration, modem router and internet services, देखो क्या बोल रहा है, do not modify or customize one another, C could benefit from the internet services using the routers and modems that are not sold by T, therefore modem router internet services are not highly dependent or highly interrelated with each other, साथ में ये जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, हम साथ साथ नहीं है। cool, hope so this is understood। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विद दी अदर क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 18, चलो क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 18, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें ध्यान देना है। क्या, वी लिमिटेड ग्रांट्स कस्टमर सी, फिर से सी आया, 3 ईयर लाइसेंस फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी लिमिटेड, वी लिमिटेड है, ओके, और यहाँ पे सी 3 ईयर्स का लाइसेंस है फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। Under the contract, V Limited promises to provide C with an, if available, updates to that software during the license period। तो तुम समझ रहे हो क्या, क्या समझ रहे हो, यहाँ पे V ने C को एक 3 इयर्स का लाइसेंस दिया ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके साथ साथ में बोल रहा है, वर्डिंग्स देखो, V Limited promises to provide C, C को प्रोवाइड करेगा क्या, with, when and if available, जब भी चाहिए है, या फिर मेरे पास होगा कुछ अपडेट्स का, तो फिर अपडेट्स भी दे दूंगा टू दैट सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द लाइसेंस पीरियड। द अपडेट्स आर क्रिटिकल टू बी कंटिन्यूड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, मतलब क्रिटिकल है टू यूज द सॉफ्टवेयर। डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी हैव, तो यहाँ पे बोल रहे कि हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या नहीं। तो अगर तुम पहले सेंटेंस को पढ़ोगे, दिस फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो सिंगल यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी अपडेट्स, राइट, चलेगा ना यार, विदाउट एनी अपडेट। अभी मेरे पास मोबाइल है, समझो मोबाइल पे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है,
राइट? तो मोबाइल तो चलता ही है ना विदाउट अपडेशन। अपडेट ना करूं मैं सॉफ्टवेयर, फिर भी मैं मोबाइल यूज कर सकता हूं ना। तो वैसे ही सिमिलरली एंटीवायरस भी सेम मैं यूज कर सकता हूं विदाउट एनी अपडेट। ओके सर, गॉट इट। बट आगे क्या बोल रहे हैं? आगे ये बोल रहे हैं कि द लाइसेंस अपडेट्स आर क्रिटिकल टू बी कंटिन्यूड यूज ऑफ एंटीवायरस। मतलब यहाँ पे विदाउट ये अपडेट्स में भी क्या पता एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, ऐसा कुछ बोल रहे हो, राइट? तो यहाँ पे सिंपली ऐसा समझना चाहिए, दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन अपडेट्स। समझ रहे हो? दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन दी अपडेट्स। ओके सर। तो क्या इसको सेपरेट मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। क्यों सेपरेट नहीं मानेंगे? देखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, बट updates are also required to smooth क्या बोलते हैं, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो दिस आर क्रिटिकल, उसके लिए हम क्या मानेंगे इसको? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं। देखो आंसर क्या बोल रहे हैं? वी कंक्लूड दैट द लाइसेंस एंड द अपडेट्स आर केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट बिकॉज द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन स्टिल डिलीवर इट्स ओरिजिनल फंक्शनैलिटी ड्यूरिंग द लाइसेंस पीरियड विदाउट एनी अपडेट्स। तो सिंपल है, दोनों भी डिस्टिंक्ट मान सकते हैं हम, राइट? डिस्टिंक्ट है क्यों? एक अपना सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो अलग है, और उसके बाद अवेलेबल जो भी ये एंटीवायरस है ना, इसको अलग से यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी अपडेट्स, ठीक है? बट ये कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइंड है कि हम देंगे अपडेट्स। ओके, सी कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द अपडेट टुगेदर विद द लाइसेंस ट्रांसफर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। हाउएवर, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वी कंक्लूड दैट द लाइसेंस एंड द अपडेट्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। क्यों? Because software and services are inputs into combined into the contract. That is the nature of V's promise is to provide, क्या provide करेगा? Continuous antivirus for the term of contract. Therefore, V Limited accounts for the license and the updates as a single performance obligation. तो simply इतना ही है। क्यों? क्योंकि अपडेट्स मतलब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ में एक प्रॉमिस भी दिया कि अपडेट्स भी प्रोवाइड करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको कंसिडर करेंगे एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी। ओके, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन रीड कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 19, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या हो रहा है? Media company P offers a magazine's subscription to the customer. When customer subscribes, they receive a printed copy of magazine each month and access to the magazine online content. Determine how many performance obligations does the entity have. अच्छा क्या हो रहा है? मीडिया पी लिमिटेड है, सब्सक्रिप्शन देता है कस्टमर को, प्रिंटेड कॉपी भी मिलेगा और यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा। अब तुम खुद खुद बताओ, जेनजी जनरेशन हो ना, जेनजी वाले हो ना, तो फिर बताओ क्या है ये ऑनलाइन कंटेंट जो है, क्या उसका प्रिंटेड फॉर्म में कोई भी कनेक्शन है क्या? कोई भी डिपेंडेंसी है क्या? बताओ। हम्म, यहाँ पे सिंपली है, सिंपली क्या बोल रहे हैं, जो ऑनलाइन कंटेंट है वो प्रिंटेड कॉपी से कोई लेना देना नहीं है ना। प्रिंटेड कॉपी आएगा, वो प्रिंटेड कॉपी को अलग से यूज करूंगा। ऑनलाइन कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट को अलग से कंज्यूम करूंगा। बोथ हैव इट्स डिफरेंट यूजेस, बरोबर? सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक का कंबाइंड एज अ, क्या बोलते हैं, एज अ सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन दे रहे तो कंपनी का पॉलिसी है, एक प्रिंटेड कॉपी भी दे देगा और ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस भी दे देगा, राइट? तो सिंपल है, सिंपली वी कैन टेल दैट दिस बोथ आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। होप सो यू गॉट इट। समझ रहा है? यस सर। तो सिंपल है, देखो, P evaluates whether the promises to provide printed copies and online access are separate performance obligation, ठीक है? P determines that the arrangement includes two performance obligation, दो performance obligation है for the following reason। क्यों दो performance obligation? क्यों? वही बताया ना, जो प्रिंटेड कॉपी है, प्रिंटेड कॉपी आएगा मेरे पास, तो प्रिंटेड कॉपी का जो भी यूजेस है वो मैं अलग से यूज करूंगा। ऑनलाइन कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट विल बी यूज सेपरेटली, इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब दिस बोथ आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इन दैट केस वी विल कंसिडर इट एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखो, P evaluates whether the promises to provide the printed copies and online access are separate performance obligation. P determines the arrangement includes two performance obligation। देखो क्या क्या है, the printed copies and online access are both capable of being distinct, right? Because क्यों? The customer can use them on their own। This is very important step, the customer can use on their own।
The printed copies and online access are distinct within the context of contract because they are different formats and they do not significantly customize भी नहीं होता है और significantly modify भी नहीं होता है और यहाँ पे interdependency भी नहीं है or modify each other or nor they are transformative relationship into a single output. Then in that case यहाँ पे what we will consider there is a separate performance obligations. Hope so you got it. Yes, एक और question है, just a minute. वी विल चेक इलस्ट्रेशन नंबर 14. जो मैं बोल रहा था ना, अभी तो हम डिस्टिंग गुड्स के बेसिस में हम एग्जांपल्स कर रहे थे, मतलब एग्जांपल इलस्ट्रेशंस कर रहे थे. अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगा, नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे कि मैंने बोला था हाईली डिपेंडेंसी है ना दोनों का, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. आज वो देखते हैं. यू कैन रीड दिस इलस्ट्रेशन पॉजिंग मी, राइट. वीडियो लेक्चर पॉज करो और इलस्ट्रेशन रीड कर लो. ठीक है. Entity A specialty construction firm, enters into a contract with Entity B to design, construct a multi-level shopping center with a customer car parking facility located in sub-levels underneath the shopping center. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, Entity A है जो स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन फर्म है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर किया विद एंटिटी बी टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट, डिजाइन भी करेगा और कंस्ट्रक्ट करेगा अ मल्टी लेवल शॉपिंग सेंटर विद द कस्टमर कार पार्किंग एट सब लेवल. ठीक है, जो भी है. एंटिटी बी सॉलिसिट bids from multiple firms on both phases of the project. Design and construction. Okay. The design and construction of the shopping center parking facilities involves multiple goods and services from the architectural consultation and engineering through procurement and installation of all the materials. तो simply यहाँ पे बोल रहा है कि design and construction of the shopping center वो तो ठीक है, and parking facility involves multiple goods, बहुत सारे goods and services हैं. ठीक है. तो अब क्या होगा, प्रोक्योरमेंट भी लेना है, राइट. प्रोक्योरमेंट अभी इंस्टॉलेशन मतलब यानी क्या, वो पार्किंग पता है कि तुम्हें एक नीचे होता है कि ऊपर होता है, तो वो भी वैसे भी गुड्स हो गए, तो फिर वो गुड्स को इंस्टॉल करना होगा, राइट. तो फिर ये भी चाहिए होगा. Several of these goods and services could be considered as separate performance obligation because entity A frequently sells these services such as architecture consulting and engineer services as well as standalone construction services based on third party design separately. ठीक है. तो यहाँ पे परचेसिंग ऑफ द गुड्स, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, ये सब हम क्या कर सकते थे, वी कुड कंसिडर दिस एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. क्यों? क्योंकि एंटिटी जो है वो अलग अलग इसको बेचता था. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंटिटी ए रिक्वायर टू कंटिन्यूली, very very important, alter the design of shopping center and parking facility during the construction as well as continually assess the propriety of the materials initially selected for the project. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली जो है ना, जो एंटिटी कौन था, एंटिटी ए बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा बट उसके साथ साथ में जो डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन कभी भी अल्टर हो सकता है. जब अल्टर होगा तो उसके हिसाब से मुझे मटेरियल, मुझे प्लानिंग करना होगा. दिस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बरोबर ना. अब हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, तो फिर बताओ क्या ये सेपरेटली मान सकते हैं कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? बिल्कुल भी नहीं. ये मानेंगे हम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. इधर से हम मान सकते हैं दिस इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ठीक है. डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी ए हैव. कितने हैं, एक ही है ना. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डिज़ाइन अल्टर हो रहा है, इन द सेंस जो मेरा कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन अल्टर हो रहा है, तो मुझे उसके हिसाब से मटेरियल भी चेंज करना होगा. फिर उसके बाद मेरा प्लानिंग भी चेंज होगा, यानी कितने महीनों में बनेगा प्रॉपर्टी, राइट. कंस्ट्रक्शन का पीरियड भी चेंज होगा. तो फिर इन दैट केस दिस इज हाईली इंटर रिलेटेड. तो देखो थर्ड वाला पॉइंट था, एंटिटी ए एनालिसिस दैट it will be required to continually alter the design of the shopping mall, continually alter करना पड़ेगा, and parking facility during the construction as well as continually assess the propriety of the material initially selected for the project. ठीक है. Therefore the design construction phase are highly dependent on one another. सिंपल है. यहाँ पे जब अल्टर करना होगा और सेलेक्टिंग मतलब परचेस करना होगा मटेरियल, तो फिर इन दैट केस दिस आर हाईली डिपेंडेंट. Okay, that is the two phases are highly interrelated. Entity A also determines that significant customization, modification of the design and construction services required to
is required in order to fulfill the performance obligation under the contract. As such, the entity A concludes that design and construction will be bundled and accounted for as a single performance obligation. समझ रहे हो? Because this is highly interrelated and interdependent, in that case, we will consider this as a single performance obligation, right? Hope so you understood this. We are on the ending of part of the step number 2. Step number 2 में हमने distinct goods and services related पढ़ लिया. अब आते हैं second में. अब second point क्या बोल रहा है? What is the second point saying? Simply second point ये बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, समझो let's take an example of electricity. लाइट बिल आता है ना, लाइट बिल. हाँ, अब ये जो लाइट बिल में क्या होता है, एवरी मंथ वी कंज्यूम दी लाइट्स, मतलब लाइट्स विद फैंस वगैरह इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और उसके बेसिस में यूनिट्स जनरेट होते हैं, और वो यूनिट्स के बेसिस में हम क्या करते हैं, ये पेमेंट कर देते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट. MSEB जो महाराष्ट्र, मतलब मैम सिंस आई स्टे इन पुणे, देन इन दैट केस MSEB को मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है. अब क्या है, क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस है क्या? यस सर, एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, एवरी मंथ मुझे पेमेंट करना होगा, राइट. तो एवरी मंथ विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट. यस सर, एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सेम होगा क्या? नहीं. एवरी मंथ एक एक महीने में 100 यूनिट्स हो सकता है, एक महीने में 150 हो सकता है, या एक महीने में कुछ और हो सकता है, राइट. तो इस केस में ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड है, बट ये कंटिन्यूसली हो रहा है, तो क्या इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? वो क्वेश्चन था. तो यहाँ पे इंडिया 115 सिंपली ऐसा बताया कि इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस सर्विसेज, कंटिन्यूअस डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहाँ पे ईच मंथ इज अ डिस्टिंक्ट मंथ. ईच मंथ में मेरा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, दैट विल नॉट बी प्री डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन होगा बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, राइट. बट ये कंटिन्यूअसली हो रहा है एट टू द सेम पर्सन एंड बाय द सेम एंटिटी. तो इस केस में हम क्या मान सकते हैं, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. देखो, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली सेम एंड हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू द कस्टमर. तो फिर इस केस में क्या मानेंगे, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. आ जाओ दिखाता हूँ नीचे. प्रॉमिस टू ट्रांसफर अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम, मतलब सेम है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, बट यहाँ पे कंजम्पशन अलग होगा, कंजम्पशन एवरी मंथ का अलग होगा. उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंक्ट, एंड हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर. इलेक्ट्रिसिटी का जो देने का तरीका सेम ही है ना, समझ रहे हो. तो फिर इस केस में एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट दिस सीरीज एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. क्या मान रहे हैं इसको, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. दैट इज इट इज नॉट एन ऑप्शन. क्लीनिंग सर्विसेज, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज एंड डिलीवरी इलेक्ट्रिसिटी टू द कस्टमर. तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, मतलब हम दे रहे हैं इन द सेंस जो भी एंटिटी दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या कर रहा है, सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है टू द कस्टमर्स. तो एवरी मंथ सेम करेगा, ये सालों साल ऐसा ही चलेगा, राइट. तो फिर इस केस में सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इन दैट केस दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. अच्छा सर, इसमें अब क्या हो सकता है, अब क्या है, एक और भी सिनेरियो आ सकता है. क्या सिनेरियो, होटल मैनेजमेंट सर्विसेज सुना है कभी? यस, सुना है. अब होटल में क्या होता है, जब होटल में हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज होता है. गुड्स नहीं, सर्विसेज समझ लो. क्लीनिंग होगा रूम का, राइट. मतलब क्लीनिंग होगा. देन उसके बाद आयनिंग ऑफ क्लोथ्स होता है, बराबर. फिर उसके बाद तुम्हें खाना भी मिलता है, राइट. तो ये अलग अलग सर्विसेज होता है, बरोबर. बट ये अलग अलग सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस, वी आर कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस, एंड ये कंटिन्यूअसली सेम होता है. कंटिन्यूअसली सेम इन द सेंस एवरी मंथ टू एवरी कस्टमर सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. समझ रहे हो तुम, बरोबर ना. जो होटल है, होटल तो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को. क्लीनिंग हुआ, फिर उसके बाद खाना हुआ उसको, फिर उसके बाद उसका जो भी है रिक्वायरमेंट्स, राइट. इसके पास एक डिटरमाइंड पैकेज है ना. क्या ये इन सबको अलग अलग मानेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ओप्स यू गॉट इट, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. तो सिंपल है, मेरे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में दो केसेस हैं. फर्स्ट वन वेरी फर्स्ट केस वुड बी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज. अब डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज यानी क्या, मैं चेक करूंगा इन ईच एंड एवरी केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वेदर दीस आर डिस्टिंक्ट और नॉट. अगर डिस्टिंक्ट है तो फिर इन दैट केस व्हाट वी विल डू, इट विल बी कंसिडर्ड सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. यस सर, अच्छे से समझ में आ गया. अब सेकंड, उसमें डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में एक और पॉइंट देखा था हमने. अगर ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को अगर सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन हो रहा है या सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन है, या फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
हाईली इंटर रिलेटेड है, यही सिग्निफिकेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, देन इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ये यहाँ पे दो चीजें पढ़ा था। अब आगे नेक्स्ट चीज में और बोल रहे हैं कि अगर सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सेम ही मतलब सेम प्रॉमिस है टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी हुआ, फिर क्लीनिंग सर्विसेज हुआ, सेम ही है फॉर ईच एंड एवरी मंथ, देन इन दैट केस इसको हम अलग अलग नहीं मानेंगे, दिस विल बी कंसिडर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यस, समझ गया? समझ गया तो थम्स अप दो और लाइक मारो वीडियो को। होप सो यू गॉट इट, वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो आ जाओ, उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है अपने पास, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ गया ना, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। हाँ, could the series requirements apply to the hotel management services where day to day activities vary, involve employee management, procurement, accounting etc। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ सीरीज रिक्वायरमेंट, अब जो बताया था ना हमने एक सीरीज में सर्विसेज दे रहे हैं, जो सेकेंड पॉइंट था हमारा, अप्लाई टू होटल मैनेजमेंट सर्विसेज वेयर बाय डे टू डे एक्टिविटीज वैरी, इन्वॉल्व एम्प्लॉय मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंटिंग। मतलब सिंपली यह पूछ रहे हैं कि ये जो सीरीज रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा क्या, जब जो एक्टिविटीज है वो वैरी करेगा बेस्ड ऑन दी एम्प्लॉय मैनेजमेंट, फिर प्रोक्योरमेंट वो बेस करेगा। तो उसके रिलेटेड क्या बोल रहे हैं, द सीरीज गाइडेंस requires each distinct goods and services to be substantially same। substantially same in the sense same होना चाहिए, मे बी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो सर्विसेज दे रहे हैं दैट शुड बी सेम। ओके सर, मैनेजमेंट शुड इवेल्युएट करेगा दिस रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉमिस टू द कस्टमर। तो इवेल्युएट करेगा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉमिस टू द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, अ प्रॉमिस टू प्रोवाइड द होटल मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट टर्म मे मीट द सीरीज क्राइटेरिया। यानी नहीं समझो सर, समझो मेरा होटल है, मेरा होटल है यहाँ पे, कहाँ पे, कहीं भी पुणे में, ठीक है। अब जब होटल है, होटल तो मेरा है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ना वो मुझे आता नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं हूँ मैं, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो होटल मैनेजमेंट सर्विसेज ये आउटसोर्स कर रहा हूँ टू एनी अदर एंटिटी। अब वो एंटिटी को आउटसोर्स करने के बाद समझो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड किया है। अब वो जो एंटिटी है, वो एंटिटी ने इतना डिसाइड किया, ठीक है हम होटल मैनेजमेंट सर्विसेज दे देते हैं तुमको, बट कैसा देंगे, हम तुम्हारा बुक्स देखेंगे, यानी अकाउंटिंग पार्ट विल बी आस, सेकेंड क्लीनिंग सर्विसेज कर देंगे हम, और फिर उसके बाद समझो फूड वाला भी बिजनेस वगैरह सब कुछ हम दे देंगे, मतलब फूड को जो है ना फूड का प्रोविजन करके दे देंगे, राइट। तो ये 3 सर्विसेज तुमको दे देंगे, ठीक है, 3 साल के लिए। अब बताओ, ये जो सर्विसेज मिल रहा है फ्रॉम द आउटसोर्स्ड एंटिटी, ये तो सेम मिल रहा है ईच एंड एवरी मंथ फॉर 3 इयर्स, बरोबर, 3 साल के लिए सेम सर्विसेज मिलेगा, अकाउंटिंग वही होगा, चेंज नहीं होगा अकाउंटिंग में, मतलब सर्विसेज देने में अकाउंटिंग मतलब बेस्ड ऑन द आइटम्स वो अकाउंटिंग चेंज होगा, बट सर्विसेज चेंज नहीं होगा। ओके, फूड प्रोविजन वो चेंज नहीं होगा, क्लीनिंग सर्विस वो चेंज नहीं होगा, देन इन दैट केस दिस विल बी कंसिडर्ड सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखो आगे क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज ऑफ होटल मैनेजमेंट ईच पीरियड इवन दो सम और अंडरलाइंग एक्टिविटीज में वैरी ईच डे, ठीक है। द अंडरलाइंग एक्टिविटीज, रिजर्वेशन सर्विसेज, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस सर्विसेज और एक्टिविटीज टू फुलफिल द होटल मैनेजमेंट सर्विसेज रादर देन सेपरेट प्रोमिसेस। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि अंडरलाइंग एक्टिविटीज कोई और कोई एडॉक बेसिस में आ गया, मतलब प्रॉपर्टी पूरा मेंटेनेंस करना है, या फिर समझो क्लीनिंग सर्विसेज में एज अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज सारे एसीज को, क्लीनिंग सर्विसेज में एसी नहीं आता है, अभी एसी को भी क्लीन करना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हुआ, अब बोलो मत क्या एग्जाम्पल है करके, हाँ। तो एसी को क्लीन करना है, एसी को सेपरेटली क्लीन करते हैं वैसे भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट सर्विसेज, देन इन दैट केस उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे हम, वी विल कंसिडर इट एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्वाहा, समझ में आ रहा है? द डिस्टिंग सर्विसेज विद इन द सीरीज इन ईच टाइम इज इंक्रीमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज। यानी क्या, सिंपली बोल रहे हैं कि अगर कोई भी चेंज आता है, अगर कोई भी चेंज आता है डे टू डे एक्टिविटीज में, दैट इज एन इंक्रीमेंट, और उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ओके सर, अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। होप सो दिस इज वेरी अंडरस्टूड, हाँ, वेरी अंडरस्टूड मतलब अच्छे से समझ में आ गया, कूल। चलो आगे बढ़े। अब कब कभार ना, कब कभार इम्प्लाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होता है, यानी क्या, इम्प्लाइड पीओस, इम्प्लाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी क्या, ये एक्सप्लिसिटली परफॉर्मेंस में डिटरमाइन नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन नहीं है, बट वी विल से दैट हाँ ये भी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है, राइट, ये भी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है। क्या है सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लासेस, ठीक है।
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लासेस पीपी लिमिटेड। ये तुमको क्लासेस देता है, पता है ना कोट में। अब ये जब क्लासेस देता है और ये रहा स्टूडेंट्स। चलो इनिशियली जब क्लासेस लोगे तो मैं क्या क्या दूंगा, बोलो क्या दूंगा। एक क्लासेस दे दूंगा, सेकंड्स इसके साथ साथ में बुक्स दे दूंगा। ओके सर, बुक्स के साथ साथ में और क्या दूंगा, बुक्स में ही आ गया ना वो भी। फिर उसके बाद एक वैलिडिटी दूंगा, वैलिडिटी ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ, समझो मैंने कंबाइन किया। और बुक्स को माना सेपरेटली बेच सकता हूं मैं, बट यहाँ पे फॉर द टाइमिंग वी विल कंसिडर दिस एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सिंगल पीओ मान लिया हमने फॉर द टाइमिंग। ओके सर, दिस इज कंसिडर्ड सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब क्या होता है, जब भी तुम बुक्स लेते हो या फिर मेरे से क्लासेस लेते हो, और माना यहाँ पे एफ आर जो है, एफ आर इज नॉट एन अमेंडमेंट, मतलब सब्जेक्ट, मतलब अमेंडमेंट आते नहीं है नॉर्मली इसमें, फिर भी आया है अभी न्यूली। आई एम सी ए ने नोटिस किया, नोटिफाई किया है कि इंडेस 21 और 101 इन दोनों में कुछ चेंजेस है। एम सी ए ने नोटिफिकेशन दिया है। क्या सर ये हमारे सितंबर अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल है? सितंबर अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ये सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के लिए अप्लीकेबल, क्योंकि आईसीए अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, एमसीए ने किया है। आईसीए नोटिफाई करेगा तो फिर तुम्हें अप्लीकेबल होगा। अच्छा ठीक है, अब क्या होगा, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लिया। जब तुम मेरे से बुक्स लेते हो और क्लासेस लेते हो, तुम्हारा एक इम्प्लाइड ये होगा, क्या इम्प्लाइड, इम्प्लाइड एक क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लाइड विजन होगा कि इनसे अगर बुक्स ले रहा हूँ, इनसे क्लासेस ले रहा हूँ, तो फिर अगर इनकेस इस सब्जेक्ट में कोई भी अमेंडमेंट्स आएगा तो यही सर देंगे हमें, राइट। तो फिर सिंपली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मैं क्लासेस बेचता हूँ, जब भी मैंने बुक्स ले बेचता हूँ, यहाँ पे कुछ भी बेचता हूँ, तो फिर जब भी वो बुक्स में चेंज आते हैं या कोई लेक्चर्स में चेंजेस आते हैं या अमेंडमेंट्स आते हैं, तो वो मुझे ही देना पड़ेगा ना। क्या ये एक्सप्लिसिटली लिखा हो गया? नहीं, दिस इज इम्प्लाइडली डिटरमाइंड कि हाँ अगर कुछ चेंजेस आते हैं देन इन दैट केस मुझे ही देना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट इम्प्लाइड पीओस, राइट। दिस इज नथिंग बट इम्प्लाइड पीओस। अब मुझे यहाँ पे डिटरमाइन करना होगा दैट वेदर दिस अमेंडमेंट वाला पार्ट, जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, ये अमेंडमेंट वाला पार्ट को मैं डिस्टिंक्टली डिटरमाइन कर सकता हूँ क्या। ठीक है, क्या ये सेपरेटली बेच सकते हो एज अ छोटा सा कोर्स, अमेंडमेंट जितना भी अमेंडमेंट्स आए वो अमेंडमेंट को एक छोटा सा कोर्स बना के बेच सकता हो क्या? हाँ बेच सकते हैं, राइट। क्या ये सिंगली यूज कर सकते हैं, मतलब उसको जो भी अमेंडमेंट्स आए वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बट वो रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज से यूज कर सकते हैं। यस, जो मेरे पास बुक्स है, जो तुम्हारा अर्लियर बुक्स है, वो बुक्स का एडिशन है ना ये, बरोबर। तो फिर इन दैट केस दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और हम मानेंगे यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, राइट। तो फिर सिंपली मेरा बोलना ये है कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, अगर वो एक्सप्लिसिटली बताता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ पे दो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, बट यहाँ पे दो सेपरेट दे रहे हैं, मतलब सर्विसेज दो सेपरेट दे रहे हैं, देन इन दैट केस वी हैव टू डिटरमाइन, मतलब 115 के हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है करके, राइट। होप सो दिस इज अंडरस्टूड। ये सिंपल छोटा सा एग्जांपल दिया बस। तो देखो यहाँ पे सिमिलर टू दैट एक क्वेश्चन है अपने पास, एक नहीं दो क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 विच इज इम्प्लाइड प्रोमिसेस टू रीसेलर ऑफ द कस्टमर्स। तो यहाँ पे सिंपली बोलूँ, एक चीज ध्यान में रखना, अगर इम्प्लाइड बोले, इम्प्लाइड इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली वो डिटरमाइंड नहीं है, बट जो एंटिटी है, एंटिटी के वे ऑफ एक्शन से वो डिटरमाइन करते हैं कि वो है या नहीं अलग से। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ साथ में बताया मैंने, फिर से भी इलस्ट्रेशन देखते हैं, दो इलस्ट्रेशन है वो खत्म कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी के enters into a contract with reseller D, which then sells the software products to end users. Okay sir, तो सॉफ्टवेयर कंपनी के है, ये एंटर किया विद सेलर रीसेलर डी, विच देन सेल्स दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू द एंड यूजर्स। ओके, के लिमिटेड हैज अ कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री टेलीफोन सर्विस सपोर्ट टू एंड यूजर्स विदाउट इन्वॉल्विंग द रीसेलर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर कंपनी के है, इसके पास आएगा डी, फिर उसके बाद एंड यूजर। ओके सर, अब यहाँ पे के जो है डी को सेल करता है, डी जो है ये एंड यूजर्स को सेल करता है। ओके सर, अब जब डी को जब सेल करेंगे
डी को जब सेल करेंगे और यहाँ पे एंड यूज़र के पास जाएगा, तो एंड यूज़र डायरेक्टली एस जो के है ना, के लिमिटेड के पास आ सकता है। के लिमिटेड गिव्स अ फ्री टेलीफोन सर्विसेज, मतलब कॉल सेंटर टाइप समझ लो। ओके, जो डी को इन्वॉल्व नहीं करता है बीच में, डायरेक्टली वो के पास ही आता है। ओके, एंड बोथ रीसेलर एंड द कस्टमर एक्सपेक्ट के टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड द सपोर्ट। तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली यहाँ पे डिटरमाइंड है कि कोई भी प्रोडक्ट डी ने सेल किया हो, के ने सेल किया हो, उसके रिलेटेड जो सर्विसेज है, जो भी कॉल सेंटर का सर्विसेज है, वो किसके पास आएगा? वो आएगा के पास। दिस इज इम्प्लिसिटली डिटरमाइंड। और यहाँ पे रीसेलर और कस्टमर भी वही सोच रहे हैं। डिटरमाइन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस डज द एंटिटी के हैव। तो एंटिटी के पास कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो बताने बोल रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एक ही चीज़ मुझे देखना है कि ये जो सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज इन द सेंस जो टेलीफोन सर्विसेज सपोर्ट दे रहे हैं, क्या वो हम सेपरेटली कंसिडर कर सकते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली यार टेलीफोन सर्विसेज ये हाईली इंटरडिपेंडेंट नहीं है, बस सिर्फ सर्विसेज को देखते ही समझता है ये डिस्टिंक्ट है। बरोबर, सर्विसेज को देखते ही ये समझ में आएगा कि डिस्टिंक्ट है। क्यों सर? क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन एनी सर्विसेज नहीं है, कुछ नहीं है। किसी का कॉल आएगा तो उठाएंगे, बात करेंगे और उनको सोल्यूशन बता देंगे। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विसेज विच इज डिस्टिंक्ट। तो फिर इस केस में ना ही कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड नहीं क्या? नहीं। बट ये जो के है, के का बिजनेस प्रैक्टिस है वह, जो है ना कस्टमर को सपोर्ट करना रिलेटेड टू जो भी उसका प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है। तो इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। देखो, इन इवेल्युएटिंग वेदर द टेलीफोन सपोर्ट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, के लिमिटेड नोट्स दैट द प्रॉमिस to provide telephone support free charge to end users is considered as service that meets the definition of performance obligation when the control of software product transfers to D. As a result, K accounts for a telephone support as a separate performance obligation. Cool? समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल है या फिर एक और इलस्ट्रेशन है। तो देखो, सिंपली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली डिटरमाइन है, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में भी क्या है? Car maker N Limited has historical practice of offering free maintenance services, example oil changes, tire rotation, for 2 years to the end customer of the dealer who buys the vehicle. अच्छा, यहाँ पे कार मेकर है N Limited, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है, फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज देता है। ये हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है उसका। ऑयल चेंज करके देता है, टायर रोटेशन देता है फॉर 2 years टू द एंड कस्टमर्स ऑफ द डीलर्स हु बाय इट्स व्हीकल, व्हीकल बाय जो करते हैं ना उनको देता है। However, 2 years free maintenance service is not explicitly stated in the contract with its dealer, but it typically stated in the end advertisement for the vehicle determine how many performance obligation is there. तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली डिटरमाइंड नहीं है ये, बट एन के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ना उसमें डिटरमाइंड है कि यहाँ पे फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज देगा करके। तो फ्री सर्विस मेंटेनेंस देगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हम कितने मतलब कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे? अब यहाँ पे पूरा बिजनेस तो बताया नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये सर्विसेज देगा, फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज। तो इसको सेपरेट माने या नहीं वो क्वेश्चन है। तो या बिल्कुल मानेंगे, क्यों? फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज जो है ये रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। अब मेंटेनेंस सर्विसेज अगर व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर ये मेंटेनेंस सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ ना, राइट? दिस विल बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट सर्विसेज, तो इसको सेपरेट मान सकते हैं। तो देखो, the maintenance is treated as separate performance obligation in the sale of vehicle to the dealer. A revenue from the sale of vehicle is recognized when the control of the vehicle is transferred to the dealer. Revenue from this maintenance services, जो maintenance services है, recognize करेंगे separately as and when the maintenance services are provided to the retail customer. Simple है। होप सो यू अंडरस्टूड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो मेंटेनेंस सर्विसेज है वो सेपरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट? वो डेफिनेशन याद है, डिस्टिंक्ट गुड्स। तो उसको डिस्टिंक्ट मान सकते हैं हम, तो फिर उस केस में हम सेपरेट मानेंगे इसमें। सिंपल, होप सो यू गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हमने क्या सीखा? सीखा क्या? तो अगर तुम मेरे लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर को कंबाइन करके देखोगे तो इट शुड बी क्लियर दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए। कैसा आइडेंटिफाई करेंगे सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को? सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें 3 ये बनाना है। एक, सबसे पहले डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, फिर उसके एक्सेप्शंस कुछ है जो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, फिर उसके बाद एक सिंगल सीरीज ऑफ सर्विसेज है, सीरीज ऑफ सर्विसेज होगा। तो फिर इन दैट केस क्या मानेंगे हम? सिंगल सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे या नहीं? तो सीरीज वाला जो पार्ट है, जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया था क्लीनिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, ये एक क्या बोलते हैं सीरीज ऑफ सर्विसेज है, तो फिर इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे।
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मुझे डिटरमाइन करना है, फिर आ गया मैं डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में। अब डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज में तो तुम्हें चेक करना है, क्या चेक करना है सर? जो भी गुड्स है या सर्विसेज है, क्या वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है क्या? हाँ, क्या उसका बेनिफिट ले सकता हो क्या? और उसके साथ साथ में रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर उसका बेनिफिट ले सकता हो क्या? समझ रहे हो? जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, वही मोबाइल का सिंपल एग्जांपल है। क्या मोबाइल रेडिली यूज हो सकता है? यस, विदाउट एनी डिपेंडेंसीज। उसके साथ साथ में अगर मोबाइल समझो, मोबाइल का छोड़ दो, फिर उसके बाद माइक का एग्जांपल दिया था। माइक तो सिंगली यूज कर ही सकता हो, बट वो रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ भी यूज कर सकता हो, तो फिर इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। यस, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लिया और उसको अकाउंट फॉर कर लिया। बट ऐसा कुछ सिचुएशंस है जहां पे मैं सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मान सकता हूं, भले ही वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, बट इसको हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मान सकते। कब है और कैसा? तो ऐसा कोई भी सिचुएशन है जहां पे मैं सारे डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को एक सिंगल परफॉर्मेंस मतलब सिग्निफिकेंट इंटीग्रेट कर रहा हूं, यानी सबको साथ में लेके आके एक सिंगल आउटपुट दे रहा हूं, तो फिर इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का एग्जांपल दिया। देन उसके बाद अगर समझो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैं सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहा हूँ एज पर माई एनवायरमेंट, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व है। अगर इन दैट केस अगर देखो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है और उसका कस्टमाइजेशन सर्विसेज है, राइट? सॉफ्टवेयर सर्विसेज अलग मान सकते हैं, कस्टमाइज सर्विसेज अलग मान सकते हैं, बट इन दोनों को कंबाइन करके मेरे एनवायरमेंट के हिसाब से मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ, तो फिर इन दैट केस दिस इज अ सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट था हाईली डिपेंडेंट। तो जैसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल लिया था, कंस्ट्रक्शन हो रहा है दैट इज अ सेपरेट थिंग एंड जो डिजाइन है वो सेपरेट थिंग है, बट यहाँ पे डिजाइन अल्टर होगा तो मेरा कंस्ट्रक्शन भी अल्टर होगा, राइट? मेरा प्लानिंग अल्टर होगा, तो फिर यहाँ पे दीज आर बोथ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो फिर उस केस में दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट स्टेप नंबर 2 ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। तो पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और इसका अच्छे से हमने डिटेल में सब कुछ देखा है। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन कमेंट, मैं रिप्लाई दे दूंगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 3, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ट्रांजैक्शन प्राइस का एक ग्लिम्स दे देता हूँ, इसका जो है ना डिटेल पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस यानी क्या? अब कभी मैं गुड्स परचेस करने जाऊंगा, अब मैं अभी मैं चेंज हो गया कस्टमर से, मतलब एंटिटी से कस्टमर आ गया, मैं कस्टमर हूँ और कस्टमर मैं परचेस करने जा रहा हूँ। कस्टमर जब परचेस करने जाएगा तो फिर इन दैट केस जो भी गुड्स परचेस करेगा उसके लिए कैश मिल जाएगा, बरोबर? समझो मैं मोबाइल परचेस करने जा रहा हूँ, मोबाइल परचेस करूंगा तो उसको कैश दे दूंगा। ये एक सिंपल सिनेरियो है जहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन क्या होगा, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा यहाँ पे? कैश प्राइस जो भी है, राइट? बट यहाँ पे इंड एस 115 ने 3-4 ऐसा चीज़ें बताया है जिसमें ट्रांजैक्शन प्राइस हो सकता है। पहले उसका चीज़ है वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या है ये? वेरिएबल कंसिडरेशन। सेकंड चीज़ है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, मतलब यानी क्या? अगर समझो यहाँ पे जैसे मोबाइल परचेस करने गया और मोबाइल परचेस करने गया, बट वो परचेस कैश प्राइस में नहीं किया, इसको ईएमआई में लिया मैंने। अब ईएमआई जो है वो अगर 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा, यानी क्या? इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट मोर देन 1 ईयर है तो फिर यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट आएगा ना, फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द सेंस इंटरेस्ट आएगा, जो भी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो फिर इन दैट केस इसका रिलेटेड क्या कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। फिर क्या होगा? नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन इन द सेंस यानी क्या? अगर मैं अभी फिर समझो फिर से चेंज हो गया मैं, यहाँ पे एंटिटी हूँ अब मैंने कुछ गुड्स भेजा और कस्टमर ने मुझे नॉन कैश कंसिडरेशन दिया। नॉन कैश कंसिडरेशन इन द सेंस, समझो मैंने मोबाइल बेचा, मोबाइल के बदले में उसने कुछ और दिया, कुछ और थिंग दिया या फिर कुछ और असेट वगैरह दिया, तो फिर उस केस में उसको कैसा वैल्यू करेंगे वो चेक करेंगे। फिर कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर, यानी डिस्काउंट्स हुआ, रिबेट्स हुआ, कूपन्स हुआ, तो फिर वो कैसा करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। वेरिएबल कंसिडरेशन वाला जो बताया है ना, तो वेरिएबल कंसिडरेशन इज नथिंग बट, समझो यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है सर, इसके साथ साथ में एक और भी चीज़ पढ़ेंगे, फिक्स कंसिडरेशन। फिक्स कंसिडरेशन के अलावा ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। फिक्स कंसिडरेशन वो फिक्स्ड है, वो उसका कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज अ ट्रांजेक्शन प्राइस। उसके बाद ये 4 चीज़ें आएंगे। 4 चीज़ों में पहला वेरिएबल कंसिडरेशन वाला जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट, समझो मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट में गया और कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था खत्म 1 साल में, बट कस्टमर बोल रहा है कि ये मुझे जल्दी चाहिए, 1 साल नहीं चाहिए मुझे, बट मुझे ये 8 महीनों में ही चाहिए। अगर 8 महीनों में दोगे तो फिर इन दैट केस मैं तुम्हें एक इंसेंटिव दूंगा 1 लाख का, राइट? तो ये 1 लाख का जो इंसेंटिव है इज नथिंग बट अ वेरिएबल कंसिडरेशन।
राइट। तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वो चेक करेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएबल कंसिडरेशन की कंसेप्ट में। तो ये मस्त मजा आएगा इस पर्टिकुलर स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 1 वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर स्टेप नंबर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड स्टेप नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से नेक्स्ट लेक्चर देख लेना। Hope so you understood this, and if you have understood, then in that case please do subscribe the channel and hit the bell icon for the latest lectures to be updated। and पूरा FR का कोर्स मिल जाएगा तुम्हें YouTube में, एंड नोट्स भी ये वाला जो है ना तुम्हें कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।